हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के विषय में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के विषय राजनीतिक विज्ञान के जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसी का हम आज देखेंगे न्यू सिलेबस जो है, नया जो सिलेबस है उसे हम देखेंगे, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 पर आधारित होगा। तो हम देखते हैं सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होगा, उस पेपर का नाम भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक प्रक्रिया यानी कि पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो इसी का हम सिलेबस देखते हैं। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8वें यूनिट को देखते हैं कि किस यूनिट में किन किन टॉपिक्स को हमें अध्ययन करना है। और तो चलिए हम देखते हैं यूनिट। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर यूनिट पहले में हमें पढ़ना है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, यानी कि भारत में, यानी उत्तर औपनिवेशिक के समय के बाद यानी कि भारत में फिर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से हुई, इसकी प्रक्रिया को समझना है कि किस तरीके से लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया भारत में अप्लाई हुई। तो इसके विषय में आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी यूनिट में अगला जो टॉपिक है लोकतंत्र के सामाजिक जो है, तो लोकतंत्र के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक आयाम के विषय में आपको पढ़ना है। तो लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम कौन कौन से थे, उसके विषय में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। तो उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक कौन कौन से थे। तो बताइए। तो आप सभी को अध्ययन करना है यूनिट फर्स्ट में उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, इसके विषय में पढ़ना है कि भारत में लोकतंत्री प्रक्रिया किस तरीके से हुई। उसके बाद लोकतंत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम क्या थे, यानी कि लोकतंत्र के ऐसे कौन कौन से सामाजिक आयाम थे, आर्थिक आयाम थे, राजनीतिक आयाम थे, जिसके वजह से कि लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आगे चल सके। उसके बाद बताना है आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक कौन कौन से थे, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिकरण भारत में हो सका। तो यूनिट फर्स्ट में इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। यूनिट 2 में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें अर्धसंघवाद यानी कि अर्धसंघवाद के विषय में पढ़ना है। तो अर्धसंघवाद क्या है, इसके विषय में पढ़ना है, ये शब्द का महत्व किस तरीके से और भारत के संविधान में ये किस तरीके से अप्लाई होता है, तो इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है मिलीजुली या गठबंधन सरकार के विषय में पढ़ना है, ये कब होता है और इसके प्रक्रिया क्या है। तो इसके विषय में आपको पढ़ना है कि मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं, तो इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसी यूनिट में राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं एवं भारत के दलीय प्रणाली के विषय में, इनकी पार्टीज जो सिस्टम होते हैं भारत में, किस तरीके से पार्टीज बनाई जाती है, पार्टी अपने अपने दल बनाते हैं, तो उसका जो सिस्टम है भारत में उसका अध्ययन करना है। तो यूनिट 2 में हमें अर्धसंघवाद क्या होता है, मिलीजुली गठबंधन सरकार क्या होता है, राजनीतिक दल एवं भारत में दलीय प्रणाली क्या है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट को देखते हैं, यूनिट 3 में हमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी बार। और इसमें यूनिट 2 में अर्धसंघवाद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये लगभग सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सभी ही हैं, इनमें से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है। तो इस तरीके से यूनिट हम 3 में देखते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव किस तरीके से देखते हैं नगरीय स्तर पर और शहरी स्तर पर, यानी कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था की गई है भारत सरकार में, इसमें जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है कि किन किन स्तर पर विकेंद्रीकरण सत्ता का किया जा सकता है, उसे हमें पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें 2 तरीके से मुख्यतः देखते हैं, नगरीय और शहरी। तो नगर में हम किस तरीके से विकेंद्रीकरण और शहर में किस तरीके से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, शासन व्यवस्था है, उसका अध्ययन करना है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बार इसमें ये पूछा ही जाता है लगभग। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का 73वां और 74वां, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन के विषय में बताइए। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन था उसमें नगरीय व्यवस्था के विषय में बताया। उसके बाद 74वें में स्थानीय यानी कि इन्हीं के विषय में बताया गया है भारतीय संविधान के संशोधन यानी 73वें और 74वें संशोधन में। अब हम चलते हैं अगले यूनिट। तो इस प्रकार हमें यूनिट 3 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव नगरीय और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर, भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन के विषय में पढ़ना है। अब हम देखते हैं यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में हमें दबाव समूह पढ़ना है। दबाव समूह अर्थात हम किसी भी पार्टी पर जो भी वर्तमान समय में सत्ता पर है उस पर हम कैसे दबाव डाल सकते हैं, किस समूह के माध्यम। तो जो समूह होते हैं वो विपक्षी जो पार्टी होती है मुख्यतः,
तो वो दबाव कैसे डालती हैं अब वर्तमान समय में जो पार्टी जिसकी पार्टी की सत्ता होती है तो उस पर दबाव किस तरीके से डालने की प्रक्रिया है उसका अध्ययन करना है। तो दबाव समूह के विषय में पढ़ना है। मतदान व्यवहार, यानी कि एक जब मतदाता जब वोट देने जाता है तो किन किन कारकों से वो अपने वोट देता है या फिर किन किन कारकों से प्रभावित होता है उसका मतदान, तो उसके विषय में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद जाति और राजनीति का किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस में महत्व है आपको बताना है। और इसके बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता, यानी कि चुनाव सुधार जो चुनाव आयोग है तो उसके विषय में आपको पढ़ना है कि चुनाव आयोग में जो चुनाव की सुधार व्यवस्था हम किस तरीके से ला सकते हैं और किस तरीके से हमें करना चाहिए कि इस चुनाव में किसी भी तरीके से धांधलेबाजी ना हो सके। तो हमें यूनिट 4 में दबाव समूह, मतदान व्यवहार, जाति एवं राजनीति, और उसके बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता, इसके विषय में हमें पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 में हम देखते हैं भारत में धर्म और राजनीति के विषय में पढ़ना है कि भारत में धर्म और राजनीति का किस तरीके से परस्पर समन्वय है, एक दूसरे से कितना संबंधित है या फिर किस तरीके से उसमें आपसी संबंध है, तो उसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बताना है धर्मनिरपेक्ष पर बहस। तो भारत में हमेशा धर्मनिरपेक्ष पर बहस होती है, तो इसके विषय में आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष क्या है और भारत में पंथ निरपेक्ष क्या है, तो इन दोनों के विषय में आपको अध्ययन करना है। इस तरीके से हमें यूनिट 5 में भारत में धर्म और राजनीति में परस्पर किस तरीके से संबंध है इसका विषय में पढ़ना है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता पर बहस क्या जो होता है उसके विषय में पढ़ना है। अब हम चलते हैं यूनिट 6 को देखते हैं। यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है, महिला, जाति एवं वर्ग। महिला के विषय में पढ़ना है, जाति के विषय में, वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही नीतियां किस तरीके से की जा सकती हैं। तो यानी कि पॉलिटिकल जो साइंस है, राजनीति विज्ञान में किस तरीके से महिला वर्ग का, जाति वर्ग एवं वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्यवाही किस तरीके से की जा सके, ताकि एक विशेष जाति या किसी विशेष महिला या फिर किसी वर्ग के लिए किस तरीके से सकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है जिससे उस विशेष वर्ग की उन्नति हो सके। ये राजनीतिक विज्ञान में किस तरीके से इसका महत्व है, तो आपको उसके विषय में बताना है। तो इस तरीके से यूनिट 6 में महिला, जाति, वर्ग के संबंध में सकारात्मक जो कार्यवाही है राज्य के स्तर पर या देश के स्तर पर, उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी नीतियों का। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर। यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 में हमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के विषय में पढ़ना है कि भारत में जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ थी, भारत में जो एक राष्ट्र की उत्पत्ति, एक राष्ट्र की जो हो सके, एक पूरे देश को एक यूनिट एकता में बांधा जा सके, उसके लिए कौन कौन से ऐसी चुनौतियां थी जिनको भारत को सामना करना पड़ा। तो इसमें जैसे संजातीयता के विषय में, भाषा के आधार पर बहुत सारे स्टेट जो अलग अलग अपना देश बनाना चाहते थे, तो इनकी चुनौतियों को, क्षेत्रावाद, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपने अपने ग्रुप बनाए थे। उसके बाद जाति के विषय में, जाति के आधार पर लोग अपने अपने स्टेट को बना रहे थे। बहुल संख्यक, अल्पसंख्यक, संप्रदायवाद, तो इन सभी के आधार पर बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिली कि राष्ट्र निर्माण की, इन सभी के निर्माण में ये सभी बहुत चुनौतियां रही, जिनके माध्यम से एकता को बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां आई। लेकिन धीरे धीरे करते करते नियम में नीतियां बनाते बनाते धीरे धीरे भारत को राष्ट्रीय निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय निर्माण में एकता को बनाया गया, एकता अखंडित भारत बनाया गया। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से यूनिट हम 7 में देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चुनौतियों में हम देखते हैं संजीयता, भाषा, क्षेत्रवाद, जाति, बहुलसंख्यक, अल्पसंख्यक, संप्रदायवाद के आधार पर किस तरीके से चुनौतियों को हमने सामना किया, इसका अध्ययन करना। उसके बाद देखते हैं इस यूनिट के इस सिलेबस के अंतिम यूनिट को, यानी कि यूनिट 8, इसमें हमें पढ़ना है दल बदल की राजनीति, यानी कि हम किसी भी पार्टी को हम अपने यानी कि किसी भी दल से हम अपने इस्तीफा दे सकते हैं, हम किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसको, यानी कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाती है, उसके विषय में अध्ययन करना है और इसका कितना महत्व है और किस तरीके से यह प्रक्रिया कार्य करती है, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 8 में ही राष्ट्रपति शासन की राजनीतियों के विषय में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति शासन की राजनीति के विषय में आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति शासन की जो है, तो भारत में किस तरीके से राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है, उसका आपको अध्ययन करना है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट 1 से 8 तक की यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने देखा यूनिट 1 से 8 तक। तो राजनीति विज्ञान में इन्हीं आपको यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को देखना है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, अर्थात पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो की लिंक डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो की लिंक डाल दी है। आप वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग पाएगा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और पिछले वर्ष किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके माध्यम से आपको एक आइडिया लग पाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो की मदद से ज़्यादा लोगों की सहायता हो सके। एंड जल्द ही मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।